दिव्या की शादी राघव के साथ हुई थी। दिव्या और राघव एक दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। दिव्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, लेकिन दिव्या की सास अनीता जी का मायका काफी पैसे वाला था और अनीता जी अपने पैसे वाले मायके की वजह से काफी घमंड भी किया करती थी। एक दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी मैं सोच रही थी अपने मायके जाकर आ जाती हूँ, बहुत दिन हो गया है ना। हाँ मम्मी, पूरा 1 साल हो गया है दिव्या को अपने घर गए। कुछ दिन रहेगी तो उसका मन बदल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, आराम से अपने मायके जाकर आओ। अरे भाई, लड़कियों को अपने मायके जाना भी चाहिए, वो भी तो तुम्हारा घर है। जरूर जाओ बेटा। ठीक है दिव्या, मैं 2 दिन बाद की टिकट करवा लेता हूँ, तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगा। अरे तुम्हें जाने की क्या जरूरत है बेटा, बहू खुद भी तो जा सकती है ना, ट्रेन में बैठकर ही तो जाना है। लेकिन मम्मी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा, इतने दिनों बाद दिव्या अपने घर जाएगी, वो भी अकेले। अरे ठीक है ना बेटा, तुम क्यों अपनी छुट्टी खराब कर रहे हो बिना बात के। इन छुट्टियों को कभी इमरजेंसी के लिए बचा कर रखो, काम आएंगी। और बहू का क्या है, 2 दिन मायके जाकर वापस आ जाएगी। कोई बात नहीं राघव, मम्मी जी ठीक कह रही हैं, बेकार में ही मुझे लाने छोड़ने में आपकी छुट्टियां खराब हो जाएंगी। वैसे बहू, तुम्हारा भाई भी तो तुम्हें लेने आ सकता है। शादी के बाद तो बेटियों को लेने अक्सर उनके भाई ही आते हैं। तुम्हारी मम्मी ने नहीं बताया तुम्हें? कोई बात नहीं मम्मी जी, अभी आप ही ने तो कहा ना कि मैं अकेले जा सकती हूँ, तो मैं अकेले चली जाऊंगी। अरे बहू, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि किराए के पैसों की वजह से तुम्हारा भाई तुम्हें लेने नहीं आ रहा। तुम्हारे मायके वाले सोच रहे होंगे कि बिना बात का खर्चा जो हो जाएगा उनका। मम्मी, आप दिव्या से ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे तो इसमें गलत क्या कह रही हूँ भाई, पैसों की चिंता सबको होती है। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर वाले मेरे किराए के पैसे तो कम से कम खर्च कर ही सकते हैं। 2 दिन के बाद दिव्या अकेले ही अपने मायके चली जाती है। उसके मायके जाने के बाद, राघव बेटा, तुम्हारी शादी ना हमने गलत घर में कर दी। अब क्या हुआ माँ, दिव्या से कोई शिकायत है क्या आपको? आपने मुझे उसके घर भी नहीं जाने दिया। अरे क्या करेगा वहां जाकर, जब भी जाता है ढंग के तोहफे तक नहीं देते वो लोग। वो तो ये भी नहीं जानते कि दामाद की खातिरदारी कैसे करनी चाहिए। मम्मी, आजकल के जमाने में कौन इन सब बातों के बारे में सोचता है। कभी तेरे पापा से पूछना, आज भी मेरे साथ जब मायके जाते हैं ना तेरी नानी के घर, तो पूछ कितनी खातिरदारी होती है उनकी वहां पर। और तोहफे तो इतने देती है तेरी नानी कि घर ही भर जाता है मेरा तो। लेकिन मम्मी, वो आपके मायके की परंपरा है ना, सब जगह ऐसा हो ये जरूरी तो नहीं। और हम दिव्या के घर वालों से ऐसी उम्मीद कैसे रख सकते हैं, अच्छा नहीं लगता मम्मी। ओफो, आजकल के लड़के ना शादी होते ही अपने पत्नी के साइड लेना शुरू कर देते हैं। अब देखना, आएगी तुम्हारी पत्नी खाली हाथ अपने मायके से। कुछ दिनों के बाद दिव्या अपने मायके से लौट कर आती है और वो अपनी मम्मी के दिए हुए गिफ्ट अपनी सास अनीता जी को दिखाती है। मम्मी जी ये देखिए, मेरी मम्मी ने मुझे साड़ी दी है, राघव के लिए शर्ट और आपके लिए भी एक साड़ी भेजी है। बस और कुछ नहीं रखा तुम्हारी मम्मी ने? अरे इतने दिनों के बाद मायके गई थी। मुझे तो लगा भाई अपने मायके से ढेर सारी चीज मिलेगी तुम्हें। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, वो लोग तो मुझे बहुत सारी चीजें देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। हाँ मम्मी, मैंने ही दिव्या से मना किया था, बिना बात के किसी से चीज लेना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी नानी होती ना बेटा, तो मुझे कभी इस तरह नहीं आने देती। मेरे मायके की तो बात पूछो ही मत, जब भी जाती हूँ इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं, क्या बताऊं। बस मुझे तो कभी कुछ खरीदने की नौबत ही नहीं आई। कभी कोई साड़ी, कभी कोई सामान मैंने खुद के हाथों से इतने सालों में नहीं खरीदा। सब कुछ तुम्हारी नानी ने दिया है मुझे। मम्मी, अब वक्त बदल गया है, वो आपका मायका है, दिव्या का परिवार पूरी तरह से अलग है। हाँ मम्मी जी, और वैसे भी सबका परिवार एक जैसा नहीं होता ना, और मुझे मेरे परिवार से कोई शिकायत भी नहीं है। कुछ दिनों के बाद अनीता जी अपने मायके जाती है
और जब वहां से लौट कर आती है तो बैग भर भर के गिफ्ट लेकर आती हैं। देखो बहू, इसे कहते हैं मायके से आना। अरे भाई, इतना सामान हो गया था कि क्या बताऊं। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको इतनी सारी चीजें मिली हैं। वही तो, और एक तुम्हारे मायके वाले हैं, ठीक से मिठाई भी नहीं भेज सकते बेटी के ससुराल वालों के लिए। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देखो तो सही बहू, मेरी माँ ने पूरे 5 डब्बे रखे मिठाई के। इसे कहते हैं बेटी को विदा करना। तुम्हारी तरह नहीं खाली हाथ भिजवा दिया। बस करिए मम्मी, दिव्या आपकी बहू है, आप उससे इस तरह बात करेंगे तो वो क्या समझेगी? राघव के बार बार समझाने पर भी अनीता जी पर कोई असर नहीं होता और वो कभी भी दिव्या को उसके मायके के लिए भला बुरा सुनाती ही रहती है। एक बार अनीता जी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मम्मी जी देखिए, आपको बिस्तर से उठने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए, आपको जो भी चाहिएगा मैं लाकर दे दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, देखो तुमसे जो हो रहा है वो कर दो। बाकी मैंने अपने भाई को फोन कर दिया है, मेरे भाई और भाभी आ जाएंगे मेरे मायके से मेरा ख्याल रखने के लिए। मम्मी आप ऐसा मत कहिए ना, दिव्या आपकी बहू है, वही ख्याल रखेगी आपका। मामा और मामी कितने दिन आपका ख्याल रख लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना, मेरे मायके वालों को बड़ा प्यार है मुझसे। एक फोन करूंगी और दौड़े चले आएंगे। पूरा 1 सप्ताह बीत जाता है, लेकिन अनीता जी के मायके से कोई नहीं आता और दिव्या दिन रात अनीता जी की सेवा करके उनकी तबीयत ठीक कर लेती है। तबीयत ठीक होने के बाद, दिव्या बहू, जरा यहाँ तो आना मेरे पास। क्या हुआ मम्मी जी, आप ठीक है ना? आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? बहू मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा अपने मायके का घमंड करके तुम्हें उल्टा सीधा सुनाती रही, लेकिन फिर भी तुमने मेरी इतनी सेवा की। मम्मी मैं आपसे कहता था ना, अगर आप अपनी बहू से प्यार से पेश आएंगे तो वो आपका बहुत ख्याल रखेगी और वही जिंदगी भर आपके काम आने वाली हैं। लेकिन मैंने तो अपनी बहू को हमेशा ताने मारे और फिर भी उसने मेरा इतना ख्याल रखा। मुझे माफ कर दोगी ना दिव्या? अरे मम्मी जी ऐसा मत कहिए, आप हमेशा मेरे मायके वालों को भला बुरा कहती रहती थी, लेकिन एक बात बताऊं, सबके घर वाले ना अलग अलग होते हैं, सबका अपना अपना नेचर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मायके वाले मुझे प्यार नहीं करते, और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप मुझे प्यार नहीं करती, है ना सच? अंत भला तो सब भला। रोली की शादी उसके माँ बाप एक आलसी लड़के से करा देते हैं। चलो, रोली की शादी हुई और हमने गंगा नहाई, और क्या, बेटियां तो होती ही हैं बोझ। हाँ, पर अब क्या चिंता, उतार तो दिया बोझ तुमने, अब वो लोग समझे। ससुराल में रोली का पति कहता है, देखो मैं कोई काम नहीं करता, ये बात तुम्हारे मम्मी पापा को बता दी थी मैंने। अब जो किराया आता है दुकान का, उसी से घर का गुजारा करना है। कभी भूल से भी कोशिश ना करना किसी चीज की डिमांड की। क्या मम्मी पापा को पता था कि आप कोई काम नहीं करते? और क्या, बड़ा अच्छे से पता था। उन लोगों को तो तुम बोझ लगती थी, बोल रहे थे कि बस शादी कर लो और कोई मतलब नहीं है। रोली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन करती भी तो क्या, क्योंकि वो जानती थी कि उसके माता पिता ऐसे ही हैं। जैसे तैसे रोली दिन काट रही थी। रोली को एक प्यारी सी बेटी होती है। धीरे धीरे वो बड़ी होती है और उसके साथ उसकी जरूरतें भी बढ़ती जाती है। सुनिए जी, अब तो सिमी बड़ी हो रही है, उसका स्कूल में दाखिला कराना है। मैंने अब तक तो जैसे तैसे समय काट लिया, लेकिन मैं बच्ची की परवरिश में कोई कमी नहीं रखूंगी। अरे क्या है यार, अब तो लगता है कोई ना कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। अब पति रोज काम की तलाश में जाता और बिना किसी काम के वापस आ जाता। रोली समझ जाती है कि पति के अंदर अब काम करने की क्षमता नहीं है।
वो बेटी को उच्च शिक्षा देने के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन करती तो क्या करती। एक दिन रोली की सहेली कहती है, रोली, मेरी कोई औलाद नहीं है। अगर तू मेरी औलाद को जन्म दे तो मैं तुझे तेरे मुंह मांगे पैसे दूंगी। अरे, तेरी औलाद को मैं कैसे जन्म दे सकती हूँ? सरोगेसी से। बच्चा मेरा और वैभव का ही होगा, लेकिन कोख तेरी होगी। ये संभव है रोली। रोली कुछ सोचकर कहती है, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इसका 2 लाख रुपया लूंगी। अरे कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। रोली खुश हो जाती है कि एक बच्चा पैदा करने का उसे 2 लाख रुपया मिलेगा। वो घर आकर पति को बताती है, वो भी खुश हो जाता है। अब क्या था, डॉक्टर के पास जाकर सहेली का बच्चा रोली की कोख में पलने लगता है। मुझे 20,000 चाहिए मेरे बेटी के एडमिशन के लिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं उसके एडमिशन से लेकर सारे खर्चे उसके अकाउंट में डाल रही हूँ। रोली की बेटी का एडमिशन हो जाता है। रोली को लगता है कि वो अब सब कुछ ठीक कर देगी। दिन और महीने आगे बढ़ते हैं। अब एक दिन, एक बात कहूं जी, काश इस बच्चे को मैं रख पाती। मैं अब इससे काफी जुड़ गई हूँ। अरे यार, पता नहीं किसका बच्चा है, अपने पास है ना अपनी मुन्नी। हाँ, लेकिन अब मैं भी इस बच्चे से जुड़ाव फील करने लगी हूँ। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये मेरा बच्चा नहीं है। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन कहते ना कि सुख का पल ज्यादा लंबा नहीं होता। एक दिन रोली की सहेली का फोन आता है। रोली, मुझे अब ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं अपने पति को छोड़ रही हूँ। अरे लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, बच्चा तुम्हारा है, मैं क्या करूंगी? सहेली बिना कुछ बोले फोन काट देती है, फोन स्विच ऑफ कर देती है। लेकिन रोली के जीवन का तूफान यहीं नहीं रुकता। रोली, मैं इतना भार नहीं उठा सकता। आज पढ़ाई का पैसा मांग रही हो, कल को शादी, कॉलेज और पता नहीं क्या क्या। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। अपनी बच्ची उठाओ और निकलो इस घर से। अरे पर मैं कर तो रही हूं ना बच्चे के लिए काम, आप आराम से रहिए ना। क्या काम कर रही हो? देख रहा हूं मैं। ये छोटा शहर है, यहाँ लोगों को बात बनाते वक्त नहीं लगता। तो मैं क्या करूं? ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, कैसे घर के खर्चे चलाऊं? और आप तो काम करना ही नहीं चाहते। हाँ, ना चाहता हूं और ना ही करूंगा। रोली को पति की बात पर काफी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, अगर मेरे जीवन में संघर्ष ही लिखा है तो वही सही। इस वक्त पति होने के नाते आपको मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने तो इस हाल में मुझे घर से बाहर निकालने की बात कह डाली। देखो, ये सारी फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। रोली, जिसकी कोख में किसी और का बच्चा था और साथ छोटी सी बेटी, पति का घर छोड़कर रास्ते पर आ जाती है। रोली के पास मायके के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। अरे रोली, कैसी है? कितने दिनों के लिए आई है? हमेशा के लिए माँ। वो माँ को सारी बात बता देती है। ओए लड़की, इतनी हिम्मत का काम कर लिया? अरे ना ना, यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। रोली के पास अब मायके का रास्ता भी नहीं बचता। वो चुपचाप बच्ची को लेकर जा रही थी कि उसे दर्द होता है और वो डॉक्टर के पास चली जाती है। और फिर वहां वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। कितना प्यारा है, कितने अभागे हैं इसके माँ बाप जो इसके पैदा होने पर भी नहीं है। तभी वहां डॉक्टर आ जाती है। रोली, बच्चे के पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बच्चे को पालूंगा, भले ही इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया हो, पर मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तो क्या आप मुझे इसके पैदा करने के लिए जिन पैसों की बात हुई थी वो भी देंगे? हाँ, और साथ ही आप चाहें तो मेरे घर में रहकर मेरे बच्चे की देखभाल भी कर सकती हैं। मैं उसके लिए आपको सैलरी दे दिया करूंगा। रोली को लगता है कि जैसे भगवान ने उसके लिए सुकून का रास्ता खोल दिया। वो अब मुकेश के साथ उसके घर चली जाती है, जहां रहकर वो उस बच्चे की देखरेख करती है। अब मुकेश के घर को रोली अच्छे से संभाल लेती है। उसके लिए खाना बनाने से लेकर बच्चों की देखभाल और घर की देखरेख। धीरे धीरे मुकेश को रोली से प्यार हो जाता है। रोली, तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा बिल्कुल भाई बहन की तरह साथ रहते हैं। हाँ,
आखिर है तो एक ही कोक के बच्चे, अटैचमेंट तो होगा ही ना। रोली, तुमने घर और मुझे दोनों को संभाल लिया। ये तो मेरा काम है। आपने भी तो मुझे छत दी जिससे मैं अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए पैसे जोड़ सकूं। अब रोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब मैं जानता हूं तुम्हारी भी शादी कुछ खास अच्छी नहीं रही। रोली को मुकेश की बात ठीक लगती है। वो उसे हाँ बोलने की सोच ही रही होती है कि उसके पहले पति का फोन आ जाता है। रोली, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं चाहता हूँ तुम वापस आ जाओ। रोली को पुराने पति की चिंता होने लगती है। वो सोचती है कि वो क्या कर रही थी। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ रोली, आ जाओ, लेकिन बच्ची को कहीं हॉस्टल में छोड़कर आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोगों के बीच फिर से वो सारी बातें हो। रोली को समझ आ जाता है कि पति आज भी सुधरा नहीं है। वो पति के पास जाने से इनकार कर मुकेश को हाँ कर देती है। खुजली की बीमारी। चल, मैं आती हूँ, खाना बना के रखना। अरे फिर से कहाँ जा रही हो आप? पिछले 2 घंटे में 8 बार इधर उधर जा चुकी हो। अपने पाँव के टायर को ब्रेक लगाओ ना। अरे तू अपनी जुबान को ब्रेक लगा। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? अरे ज्वालामुखी जी, फटिए मत। मैं बस ये कह रही थी कि बिना बात के बाहर मत निकलो। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। बीमारी तो अब भी है ना। अरे मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं गांव में पली बड़ी हूँ। बहुत शक्ति है मुझ में। हाँ, कोरोना की छोटे से वायरस के सामने बड़े बड़ों की नहीं चल रही। जो होगा देखा जाएगा। अगर हो गया ना तो देखा नहीं जाएगा आपसे। बहू, मेरी सास बनने की कोशिश मत कर। सास बहू की एक बात नहीं मानती और बहू के लाख समझाने पर भी निकल जाती है अपनी मनमर्जी करने। शाम को जब सास वापस आती है तो ये लीजिए, सैनिटाइजर से अपने हाथ क्लीन कर लीजिए। अरे इसमें से तो बदबू आती है। छी 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 छी, मुझे नहीं करना ये इस्तेमाल। अरे तो साबुन से हाथ धो लीजिए। इतनी बार हाथ धुलवाएगी तो चमड़ी गल के नीचे गिर जाएगी। माँ जी, आप बाहर से आई हैं, हाथ धोने का तो सरकार भी कह रही है। मेरी नहीं तो किसी की तो सुन लीजिए। मैं तो खुद अपनी सरकार हूँ। मेरे अपने नियम है। हम्म कोरोना है। अरे तो इसमें तुझे क्यों रोना है? यार माँ जी, जरा सी बात है, इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। नहीं, नहीं। नहीं, सुना नहीं? नहीं। नहीं सुना। तो क्यों मुंह लग रही हो? कौन मुंह लगे आपके? आप तो मास्क भी नहीं लगाती। मास्क तो तुझे लगाना चाहिए ताकि बोलना कम हो तेरा। ज्यादा दिक्कत तब होती है जब बहू को भी सास के साथ कहीं बाहर जाना होता है। अरे मम्मी जी, मैं फोन से पैसे दे दूंगी, कैश क्यों दे रही हैं आप? तू ना ज्यादा मॉडर्न मत बन। अब नोट देने से भी कोरोना होगा क्या? हाँ, नोट पता नहीं कितने हाथों से गुजर के हमारे हाथ में आते हैं, और उनमें से कुछ गधे तो ऐसे होंगे जो हाथ भी नहीं धोते होंगे। हैं? ताना मार रही है क्या? नहीं तो। तू मुझे बेवकूफ समझती है? क्या मुझे नहीं पता कि गधा कौन है? माँ जी, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। अरे कैश दे रहे हो या फिर फोन से दोगे? कुछ लेना ही नहीं है। अरे मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया फिर? बहू, तुझे ना मैं बाद में देखूंगी। बाद में मतलब कितने बजे? बहू, बड़ी मजाकिया है आपकी। और सास बहुत गुस्सैल है। एक फटका दूंगी ना। अरे सॉरी आंटी जी। बहू सास से परेशान होके बाजार से अकेले घर आ जाती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मेरी एक शिकायत है आपकी मम्मी के बारे में। वाह,
लोग बच्चे की शिकायत लेके मम्मी के पास जाते हैं, तुम मम्मी की शिकायत लेकर मेरे पास आई हो। तुम्हारी माँ है ना, बिना मास्क के बाहर जाती है, सैनिटाइज भी नहीं करती हाथ, और बिना काम के घूमती रहती हैं। अगर कोरोना हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अरे मैंने भी तो कहा ना उनसे एक दो बार, पर मम्मी मानती ही नहीं किसी की बात। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब तुम क्या करने वाली हो? तुम बस मेरा साथ दो। अगले दिन जब सास कहीं से घूम कर आती है। माँ, मेरे शरीर पर कुछ हो रहा है, देखना। अरे ये तो खाज है। अरे मतलब खुजली। हाँ, और ये ऐसी वैसी खुजली नहीं है, फैलने वाली खुजली है। परसों तक मुझे थी, आज आपको भी हो गई। ज्यादा पास आते हो ना मेरे पास। अरे माँ के सामने ऐसी बात कर रही हो? क्या कर रही है? अरे तो पास आए तभी तो खुजली हुई ना। अब आप मम्मी के पास खड़े हो तो उनको भी तो हो सकती है ना। अरे मोरी मैया, अ, जो का कह रही है? सही कह रही हूँ माँ जी। अरे बेटा दूर हट ना, दूर हो जा हमसे। सोशल डिस्टेंसिंग कर लेना एकदम से। हाँ। अरे माँ जी, खुजली ही तो है। आप तो गांव की शक्तिशाली औरत हो। आपका क्या कर लेगी ये खुजली? खुजला खुजला के चेहरा लाल हो जाएगा, इससे ज्यादा और क्या होगा? अरे नहीं नहीं बहू, थोड़ी मोटी चीज भी बड़ी दिक्कत दे सकती है ना। और खुजली है, अच्छा थोड़ी ना लगता है, लोग क्या कहेंगे? सारे घर को खुजली हो गई तो है। तो माँ, क्या करूं मैं? अब क्रीम लगा, नहा ले नीम के पानी से, घर से ना निकल वरना लोग खुजलाओ खुजला के माय नेम इज खाज बोल के चढ़ाएंगे तुझे। और हमसे ना बेटा दूर रहा कर, कहीं हमको भी हो गई तो। माँ, ऐसे ही कोरोना भी तो हो सकता है। खुजली होने के बाद लोग क्या बोलेंगे, कम से कम वो सुन तो पाएंगे। अगर कोरोना हो गया तो? हाँ, बाबा समझ गई। अब तू अपनी खुजली का ध्यान रख, मैं तुम्हारे कोरोना का ध्यान रखूंगी, ठीक है? माँ जी, आप तो बिना बोले ही बस इशारों में ही समझ गई। वैसे ये आइडिया था किसका? आपकी बेटी का। अच्छा अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से छू नहीं रही हूं तुझे वरना। दे दनादन हो जाता है ना माँ। अरे हंस क्या रहा है? मेरे लिए नया मास्क लेकर आ। उस दिन के बाद सास ने गांठ बांध ली। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, और घर में ही बैठ के खाओ आलू पूरी। नागिन बहू। सास बहू का रिश्ता वैसे ही खींचातानी का होता है, लेकिन क्या हो जब ये तनाव पिछले जन्म से शुरू हो। इस औरत ने पिछले जन्म में मेरी माँ नागिन रूपमती को डंडे से मारा था। इस जन्म में इसकी बहू बनकर मैं उसका बदला लूंगी। बहू खड़ी होकर सास को घूर घूर कर बदला लेने का प्लान बना रही थी कि सास। हाय रे बहू, खड़ी खड़ी थक गई होगी, बैठ जाया कर, पैर में दर्द हो जाएगा। माँ जी, बड़ों के सामने बैठना मेरे संस्कारों में नहीं है। अरे बहू, कैसी बात कर रही है? बेटी है तू हमारी, बैठ जा। आ, बहू बैठ जाती है। सास उसे चाय देती है। ये ले, मेरे हाथ की स्पेशल चाय। किस्मत हो तो भाभी जैसी, जो बैठे बैठे चाय मिल रही है, वो भी सास के हाथ की। हाँ हाँ, तुझे क्यों जलन हो रही है? अरे खुद तो चली जाएगी ससुराल। मेरा बुढ़ापा तो मेरी बहू के साथ ही है ना। बहू सास की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराती है, लेकिन अगले ही पल मन में सोचती है, नहीं नहीं नैना, तुझे बदलना नहीं है। ये सब इस औरत की चाल है, मुझे इससे बदला लेना है। बहू अब शाम को सास के साथ पार्क में जाती है।
वो टहल रही होती है कि उसकी एक सहेली मिल जाती है। अरे वाह, क्या बात है, सास बहू घूम रही हैं। लेकिन जरा बचकर, वो क्या है ना, एक जानलेवा बीमारी फैली हुई है ना। हाँ हाँ जानते हैं, तभी तो पूरी सतर्कता के साथ घूम रहे हैं। चलो घर भी जाना है, खाना बनाना है। अरे तो बहू को क्यों उठा कर ले आई? मैं तो कहती नहीं कभी के साथ चल, घर जाकर खाना भी तो बनाना होता है। अरे कैसी बात कर रही हो, मेरी बहू सारा दिन घर के अंदर रहती है, बेटा भी रात में आता है। ये तो घर में रह रहकर पागल हो जाएगी, और फिर मैं घूमूं और इसे घर में कैद करके रखूं। ये कहाँ का न्याय है। अच्छा, एक काम याद आ गया है, फिर मिलते हैं। वो वहां से बहाना बनाकर चली जाती है। बहू घर आती है और रात को जब सब सो जाते हैं तो वो एक नागिन का रूप धारण कर लेती है। जाने कहाँ चली गई बुढ़िया, आज तो मैं इसका काम तमाम करके ही सांस लूंगी। मेरी माँ के साथ जो इसने किया वही मैं इसके साथ करूंगी। बहू सास को ढूंढ ही रही होती है कि पति की आवाज आती है। नैना, पानी लेने गई हो तो मेरे लिए आइसक्रीम ले आना फ्रीजर से, बहुत मन कर रहा है खाने का, और जरा जल्दी आना। नैना तुरंत बहू का रूप ले लेती है। अरे ये कैसे उठ गए, ये तो गहरी नींद में सो रहे थे, और इतनी रात में आइसक्रीम। मतलब अभी 1 घंटा और नहीं सोएंगे, तब तक तो मुझे ही नींद आ जाएगी। अरे कहाँ हो यार? अरे ये फिस फिस सी आवाज क्या आ रही है? देखो तो कोई चूहा है क्या? बहू खुद की तुलना चूहे से सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो आइसक्रीम लेकर कमरे में आती है। क्या कहा? फुस फुस चूहा करता है? वो चीची चीची करता है, समझे? और फिस फिस करती है नागिन, इच्छाधारी नागिन। अरे यार क्यों डरा रही हो? आज के जमाने में इच्छाधारी नागिन वागिन कुछ नहीं होती, वो तो सिर्फ फिल्मों में होती है, श्रीदेवी वाली फिल्मों में। पत्नी अगले ही पल श्रीदेवी का रूप धर लेती है। पति देखता ही रह जाता है, लेकिन फिर वो नैना बन जाती है। नैना? श्रीदेवी आई थी। क्या कह रहे थे तुम? इच्छाधारी नागिन वागिन कुछ नहीं होता। मतलब तुम नागिन हो? माँ बचाओ। नैना डर जाती है और तुरंत पति को बेहोश कर पुरानी बातें भुलाने वाला जादू कर देती है। अगले रोज, अरे यार ये सर दर्द हो रहा है, लग रहा है जैसे किसी ने जोर का हथौड़ा मार दिया हो। अच्छा तो बेटा थोड़ी देर और सो ले, रहने दे, आज दफ्तर मत जा, घर पर ही रुक जा। वैसे भी दोपहर में श्रीदेवी की नागिन फिल्म आने वाली है, सारा परिवार साथ बैठकर देखेंगे। पति को मानो कुछ याद आने लगता है। अब श्रीदेवी माँ, कल रात में घर में श्री अरे दिमाग पर इतना जोर मत डालो, वैसे भी कम है। सही कहा बहू। दोनों सास बहू हंसने लगती है। वाह जी वाह, माँ ये भी सही है, बहू आ गई तो बेटे की कोई कदर ही नहीं। ठीक है नैना, वैसे मैं तुम्हारे लिए ये हीरो का सेट लाया था, पर अब नहीं दूंगा। नैना सेट देखकर खुश हो जाती है। दे दो ना प्लीज, सॉरी बस। अरे चल दे दे मेरी बहू को सेट, वैसे भी ये मैंने बहू के लिए ही बनवाया था। सास बेटे से लेकर बहू को दे देती है। हैप्पी बर्थडे बहू। क्या आज नैना का बर्थडे है माँ? और क्या, तुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता, बहू ने बताया तो था। नैना की आंख में आंसू आ जाते हैं कि माँ के मरने के बाद किसी ने उसका जन्मदिन मनाया नहीं था। नैना सास के पैर छूती है और फिर, तुम दोनों कहीं घूम आओ, रात का खाना मैं बना कर रखूंगी। पति और नैना घूमने चले जाते हैं। पता है, मैं अपना जन्मदिन तकरीबन 200 साल बाद मना रही हूँ, विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम भी ना क्या हमेशा मजाक करती रहती हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। खैर, बात आई गई हो जाती है। दोनों पार्क में घूम रहे होते हैं कि पति अचानक नैना को धक्का दे देता है और नैना गिर जाती है। क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुमको, गिर जाती तो? पति
अचानक नैना को गले लगा लेता है और फिर रोने लगता है। पति का ये बदला हुआ रूप देखकर नैना पूछती है, क्या हो गया है, बोलोगे कुछ? मैं ठीक हूँ, रो मत। पति की आंख लाल हो जाती है। वो नैना को दिखाता है कि उसके पैर के पास से होता हुआ एक सांप निकल जाता है। बाप रे, ये काट लेता तो मैं मर ही जाती। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता। मैंने अपने पिता को सांप के काटने से ही खोया है। माँ आज तक संभल नहीं पाई है। नैना हैरान हो जाती है। क्या हुआ था आपके पापा को? मेरे जन्म के सिर्फ 2 महीने बाद ही मम्मी के सामने एक सांप ने पापा को जकड़ लिया था। माँ ने उस सांप से कई निवेदन किए लेकिन वो नहीं मानी। शहर के सबसे बड़े सपेरे ने भी उस सांपिन से बात की लेकिन उसे जरा भी तरस नहीं आया। सिर्फ मजे लेने के लिए उसने मेरे पिता को मार डाला। ये बात नैना की माँ की हो रही थी। फिर तो तुम लोगों ने उस सांप को मार दिया होगा ना? नहीं, हमने नहीं, उस सपेरे ने। माँ ने तो बहुत मना किया कि जंतु है ना, उसमें भी जीव है, और वैसे भी हमारे संस्कार में सांप को मारना ठीक नहीं माना जाता। नैना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोने लगती है। अरे क्या हो गया पगली, बचा लिया है मैंने तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगा। सही कहा, मुझे बचा लिया तुमने इतने अच्छे परिवार को खोने से। रेहाना और रवि की शादी के बाद रवि के पास कुछ नहीं था। रेहाना, तुमने मुझसे शादी करके एहसान किया है। मुझसे ज्यादा तो तुम कमाती हो। अरे तो क्या हुआ, एक दिन आएगा रवि कि तुम खूब पैसा कमाओगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रवि और रेहाना खुद को स्टैंड करने के लिए पूरी मेहनत करते। रेहाना, मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं नौकरी करके घर चलाती हूँ, तुम बिजनेस सेट करने की कोशिश करो। एक दिन। रेहाना, तुम जानती हो, मैंने जो विज्ञापन बनाने वाली कंपनी खोली थी ना, उसे बड़ी ब्रांड का ऑफर आया है। अब हम लोगों के दिन प्यारे न्यारे हो गए हैं। मैं जानती थी रवि कि एक दिन तुम सेटल हो जाओगे। रवि का काम अच्छा चल जाता है। एक दिन वो रेहाना से कहता है, रेहाना, अब हम लोगों का बच्चा भी हो गया है। बहुत छोटा है वो, उसका ख्याल कैसे रखेंगे हम? कैसे क्या, मैं गांव से माँ को लेकर आ जाती हूँ। नौकरी से हाफ डे ले लिया करूंगी। अभी तो वो छोटा है, स्कूल जाने तक मैं मैनेज कर लूंगी। देखो रेहाना, मैं अब अच्छा कमा रहा हूँ, तुमको नौकरी करके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं, मैं अपनी लगी लगाई नौकरी कैसे छोड़ दूं? और मैंने तो सुना है हम लोगों को कुछ ही महीनों में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी में कितना कमा लोगी? उतने में तो मैं ड्राइवर रख लूंगा। रेहाना को रवि की बात का थोड़ा बुरा तो लगता है। कम से कम मेरी नौकरी की इतनी बेइज्जती मत करो। भूल गए, इसी नौकरी के बदौलत तुमने अपना बिजनेस खड़ा किया है। अरे वो तो मैं किसी के भरोसे भी कर लेता। देखो, अपने बच्चे को संभालो, घर का काम करो। अब बाहर जाती तुम अच्छी नहीं लगती हो। रेहाना रवि के कहने पर नौकरी तो छोड़ देती है, लेकिन अब बड़े से घर में उसकी कीमत किसी नौकर से कम नहीं होती। एक दिन रवि का दोस्त आता है। भाभी, हम लोग तो आपको तब से जानते हैं जब से आप लोग शादी होकर इस शहर में आए थे। आपकी बदौलत ही सारा बिजनेस खड़ा हुआ है। ये किस्मत तो आप ही की है भाभी। हाँ हाँ भाई, हमारी मेहनत तो कुछ है ही नहीं। अरे होगी, लेकिन भाभी की किस्मत के आगे कुछ नहीं। दोस्त वहां से चला जाता है, लेकिन रवि का गुस्सा 7वें आसमान में होता है। देखा कैसे बोल रहा था? अरे बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है ये। कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रशांत भैया तो बहुत अच्छे इंसान है रवि। कैसे उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया था। अरे था पैसा तो साथ दिया, नहीं तो कौन पूछता है। रवि का व्यवहार पैसा आते ही अलग हो गया। वो बंदे को बंदा नहीं समझता। घमंड से घिरे रवि ने तो एक दिन हद ही कर दी। रेहाना,
मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। क्या क्या बकवास कर रहे हो रवि? क्या कहना चाहते हो? और क्यों नहीं रह सकते तुम मेरे साथ? देखो, मुझे कोई और पसंद है और उसने साथ रहने पर बस यही शर्त रखी है कि मुझे तुम्हें तलाक देना होगा। रेहाना, जो कि एक स्वावलंबी महिला थी, उसने बिना देर किए रवि को कह दिया, कोई इश्यू नहीं, मुझे पैकिंग में 4 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। 4 दिन के लिए तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ, मैं घर से निकलूंगी तो बता दूंगी। रवि घर छोड़कर चला जाता है। रेहाना को दुख होता है, वो रोती है, लेकिन व्यवहार से स्ट्रांग रेहाना को पति के वापस आने का और उसे सबक सिखाने का पूरा भरोसा था। फिर एक दिन, अरे शुशिका, कब शादी करोगे तुम मुझसे? यार मैंने तो सोचा था तुम शादी से पहले मुझे विदेश लेकर जाओगे, महंगी कार दिलाओगे। अरे सब दिला दूंगा, लेकिन पहले मुझसे शादी तो कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ और लोगों से अपनी शादी की बात करूंगी। अरे शुशिका, कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना? अब तो शादी ही होने वाली है हम लोगों की। शुशिका रवि को छोड़कर चली जाती है। रवि घर आता है, जहां रेहाना को ना पाकर उसे सब अजीब लगता है। घर तो रेहाना के बिना कुछ नहीं है, बच्चे की याद भी आ रही है। चलो एक वीडियो कॉल कर लेता हूँ। रवि रेहाना को वीडियो कॉल करता है, लेकिन रेहाना फोन नहीं उठाती। रात को सोते वक्त मन कर रहा है मुन्ने को गले लगा लूं। चलो कोई ना, शुशिका से शादी के बाद मेरे और भी बच्चे होंगे। अगले दिन रवि ऑफिस जाता है, जहां टीना खड़ी होती है। सर, आपने अपने नए ऐड के लिए मॉडल की रिक्वायरमेंट डाली थी ना, मैं उसी के लिए आई हूँ। रवि टीना को देखकर खुश हो जाता है। अब शादी हो गई है तुम्हारी? नहीं सर, बस अच्छा सा हैंडसम और अमीर लड़का देख रहे हैं मेरे मम्मी पापा। रवि के दिमाग से तो टीना को देखकर शुशिका का ख्याल भी खत्म हो जाता है। अरे यार, ये लड़की मिल जाए, कितनी सुंदर है। शुशिका तो इसके आगे कुछ नहीं है। अब क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझसे मिलकर तुम्हारी ये खोज खत्म हो गई है? आप तो 2 बच्चों की पापा लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी शादी तो हुई थी, लेकिन बीवी को किसी और से प्यार था, मुझे छोड़कर चली गई। खैर, टीना की दोस्ती रवि से हो जाती है, लेकिन 1 महीने बाद शुशिका रवि के पास वापस आती है। मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को ये मत बताना कि तुम पहले से शादीशुदा हो, और हाँ, शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी तुमको मेरे नाम करनी होगी। अरे पागल, अब मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। भला ऐसी लालची औरत से कौन शादी करेगा? तभी वहां टीना आ जाती है। रवि, ये पागल सी औरत कौन है? देखो, तुमने ही कह दिया ना पागल, तो पागल ही है। पता नहीं कौन है, कह रही है शादी कर लो, लेकिन शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। बोल तो सही रही है। वैसे तुम जानती हो, मेरी एक सहेली है, उसके पति ने उसे पैसा आते ही छोड़ दिया, जबकि उसको खड़ा करने वाली ही मेरी सहेली थी। और मुझे भी भरोसा नहीं है। अगर मैं भी तुमसे शादी करूंगी तो तभी जब तुम मेरे नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दोगे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर दूंगा। रवि और टीना की शादी की तारीख तय हो जाती है। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी के कागज लेकर शादी वाली जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां टीना आती नहीं। रवि टीना को मैसेज करता है, कहाँ हो? सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे तुमसे भी ज्यादा पैसे वाला मिल गया। रवि को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से सारा डेकोरेशन तोड़ रहा होता है कि वहां रेहाना आ जाती है। सर, क्या हो गया? क्या डेकोरेशन पसंद नहीं आई आपको? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ की डेकोरेटर हूँ। क्या आपको पसंद नहीं आई यहाँ की सजावट? रवि दौड़कर रेहाना के गले लग जाता है। मुझे माफ कर दो रेहाना। रवि रेहाना के गले लग जाता है और रेहाना टीना को
थैंक्स का मैसेज करती है। सरस्वती जी और उनकी बहू रश्मि के बीच एक दिन बहस छिड़ जाती है। आखिर किसका काम ज्यादा आसान है, बहू का या सास का? माँ जी, सास को काम ही क्या है, आपके सारे काम उंगलियों पे तो हो जाते हैं। कुछ भी। हाँ, हिसाब तो उंगलियों पे ही हो जाता है ना। अरे बेटा, ऐसा सिर्फ अभी लगता है। जो मुझे करना पड़ता है ना, वो तुझे करना पड़े तो समझ आएगा कि असली काम का पहाड़ कैसा होता है। ठेले बराबर वजन भी नहीं है आपके काम में, और बात पहाड़ों के वजन की कर रही हैं आप। तू ऐसा करती ही क्या है घर में बेटा, ये तो बता मुझे। मैं थोड़ी ना कुछ करती हूँ, सब जादू से हो रहा है इस घर में। अरे एक दिन मेरा काम करोगी तो समझ आएगा। ओके ओके, शट अप। कल से मैं घर के काम करूंगी और तू मेरी जगह हर चीज का हिसाब रखना, ठीक है? ठीक है, ये भी कर लेते हैं। ये सास बहू की डील के बारे में रश्मि के पति अमन को नहीं पता था और ना ही अमन के पिताजी सुरेश जी को। पर गेहूं के साथ साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, ये दोनों भी पिसने वाले थे। सुबह अमन उठकर रेडी होता है ऑफिस जाने के लिए, तो पता है उसके कपड़े नहीं निकले हुए हैं। अरे रश्मि, तुमने मेरे कपड़े नहीं निकाले? अपनी माँ से पूछो ना, उन्हीं का काम है ये। अमन अपनी माँ के पास जाता है। अब मेरे कपड़े आज आप देने वाले हो क्या माँ? हाँ, देना तो मुझे ही चाहिए, पर तेरी बहू ने कपड़े धोने ही नहीं डाले, तो कोई भी धुला हुआ कपड़ा नहीं है बेटा। हैं? ऐसा क्यों? कपड़े तो धोने आप ही देते हो ना माँ? अरे बहू ने तुझे बताया नहीं, अब हम अदल बदल गए हैं। मैं अब बहू और तेरी बीवी सास। अमन परेशान हो गया। वो बिना इस्त्री के कपड़े पहनकर ऑफिस चला गया। सरस्वती जी अपने घुटने के दर्द के कारण झुककर घर साफ नहीं कर पा रही थी और ना ही खाना बनाना याद रख पाई। उधर रश्मि पहले ही दिन घर की चाबी घुमा चुकी थी और 300 रुपए का हिसाब अलग नहीं मिल रहा था। पर दोनों का ही घमंड कैलाश पर्वत से भी बड़ा था और दोनों ही खेमे एक दूसरे की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। शाम को जब सुरेश जी और अमन खाना खाने बैठते हैं तो सरस्वती जी उनके सामने गाजर और पपीते लाकर रख देती हैं। अरे माँ, ये क्या है? ख्याली पुलाव के साथ सलाद। माँ जी खाना बनाना भूल गई लगता है। अरे एक एक चमन्नी का हिसाब है मेरे पास, खाना बनाना कैसे भूल जाऊंगी? ये तो मैंने पढ़ा था कि फल फ्रूट खाने से सेहत अच्छी रहती है, इसीलिए ये ले, एक फल खा ले। रात को सुरेश जी और अमन अपनी मीटिंग बिठाते हैं अकेले में। बाबूजी, इनकी लड़ाई के कारण ना हमें ठीक से खाना मिल रहा है, उल्टा घर के सारे काम रुक गए हैं। हाँ बेटा, 2 भैंसों की लड़ाई में बेचारे खेत के पौधों का भी नुकसान हो रहा है। पर पापा, क्या बताऊं आपको, मैंने माँ को इस महीने की 2 तारीख को बिजली के बिल के पैसे दिए थे। आज बिल भरने के लिए मांगने गया तो पता चला कि रश्मि उन पैसों से गैस सिलेंडर ले आई। अच्छा, तो सिलेंडर के पैसों का क्या हुआ? अब सिलेंडर के तो कोई पैसे नहीं थे बाबूजी, हमारे घर पर गैस की पाइपलाइन लगी है ना। बेटा, इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अपने घमंड के चक्कर में पूरा घर बर्बाद कर डालेंगी ये दोनों। अमन और सुरेश जी काफी सोच विचार के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। रात ही को दोनों अपनी पत्नियों की अलमारी से नई साड़ी निकालते हैं और सुबह जब रश्मि और सरस्वती जी उठते हैं तो देखते हैं कि दोनों पति साड़ी पहनकर चढ़ाव पर सब्जियां काट रहे हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? आप दोनों अदल बदल हो सकते हो तो हम क्यों नहीं? अरे क्या मतलब? नहीं नहीं, मेरी भी बचपन से किसी की बहू बनने की इच्छा थी, तो आज से सरस्वती तुम बड़ी बहू, मैं मिडल बहू और अमन छोटी बहू।
अरे लेकिन सब घर पर बैठ जाएंगे तो कमाएगा कौन? ये घर कैसे चलेगा? अब वो तो भैया या बाकी लोग जाने, अब हमने भी अदल बदल कर ही लिया है तो कुछ नहीं हो सकता। रश्मि और सरस्वती जी को समझ में आ जाता है कि उन दोनों की आपस की डील के वजह से इन दोनों को बहुत तकलीफ हो रही है और उनके ईगो ने दूसरों को कितनी यातनाएं दी है। अब असल में माँ जी आप सही थी, सास बनना बहुत मुश्किल है। अरे हाँ बेटा, और तू भी, मुझसे तो नहीं हो पाया सब घर के काम, वापस बदल ले क्या? हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी, और अब आप दोनों भी बदल लीजिए। कोई आ गया तो आप दोनों को देखकर क्या सोचेगा? अच्छा है, आप दोनों के समझ में ये बात तो आई। मैं फटाक से कपड़े बदल लेता हूँ। अरे रुक जा बेटा, एक फोटो ले लेती हूँ तेरी। मेरी बेटी होती तो तेरे जैसी ही दिखती साड़ी में। और मेरा फोटो नहीं लोगी? शेयरिंग इज केयरिंग। दोनों भाई नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। प्रियंका, मेरा नाश्ता कहाँ है? भाभी, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इस पर प्रियंका किचन में से दोनों के नाश्ते की प्लेट्स लेकर बाहर आती है। लो भाई, आप दोनों का नाश्ता। किसी को भी 1 मिनट का सब्र नहीं है। ये प्रियंका का ससुराल है, जहाँ कोई औरत ना होने की वजह से शादी वाले दिन से ही घर के साथ दोनों भाइयों की जिम्मेदारियां प्रियंका संभाल लेती है। दोनों भाई शांति से नाश्ता कर रहे होते हैं कि अंकुश अपने भाई की प्लेट से पराठे का एक टुकड़ा उठा लेता है। आपको पता है ना, मैं खाना शेयर नहीं करता, फिर भी मेरी प्लेट में से खाना जरूरी है क्या? अरे हद हो गई है, मुझे नहीं खाना अब। अंकुर गुस्से में नाश्ता छोड़कर टेबल से उठ खड़ा होता है। अरे ये कैसा बिहेवियर है अंकुर, एक टुकड़ा ही तो है। एक हो या आधा, मुझे भूख लगी है तो ये सिर्फ मेरा ही है। उसे भी किसी के साथ शेयर करने बैठा तो भूखा नहीं रह जाऊंगा। अरे बाबा ठीक है, अब इस पर भी लड़ाई? दूसरा बना देती हूँ, पर प्लीज ऐसे खाना बीच में छोड़कर मत जाओ, इससे अन्न का अपमान होता है। ओ प्लीज भाभी, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। आपके पास पैसे हैं, खरीदो और खाओ। अगर नहीं खाया जाए तो फेंक दो। अरे दुनिया में सब यही करते हैं। अंकुर बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला जाता है, जिसके पीछे उसका बड़ा भाई मायूस सा घर में खड़ा रह जाता है। जिसने बचपन से सोने की चम्मच में खाया हो, उसे दुनिया के बारे में क्या पता होगा। वैसे गलती तो हमारी ही है। अगर कभी बचपन में ही सही गलत का फर्क सिखाया होता तो आज ये हाल नहीं होते। आप फिक्र क्यों करते हैं जी? भगवान है, वो जो भी करता है सबकी भलाई के लिए ही करता है, और जब वो चाहेंगे तो अपनी तरह से अंकुर भैया को भी सब कुछ सिखा देंगे। पत्नी की बात पर विश्वास कर अंकुश भी ऑफिस चला जाता है। सुबह से दोपहर होती है और अंकुर लंच करने ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां वो एक साथ बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। सर, क्या कोई आपको ज्वाइन करने वाला है? नहीं तो क्यों? अब कुछ नहीं सर, ऐसे ही। वेटर चला जाता है और कुछ देर में अंकुर का ऑर्डर लेकर वापस आता है, जिस पर अंकुर सब डिशेस में से थोड़ा थोड़ा खाकर बाकी ऐसे ही छोड़कर बिल देकर चला जाता है। वाह भगवान, तेरी माया। कहीं कोई एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहता है और ये 5 लोगों का खाना ऑर्डर करके एक का भी पूरा नहीं खाते। पैसे वालों की माया। वेटर टेबल साफ कर बचा हुआ सारा खाना लेकर रेस्टोरेंट के पीछे घूम रहे बच्चों के पास पहुंच जाता है, जिसे देख बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। वाह, आज इतना सारा खाना आया। थैंक यू भैया, भगवान आपको खाने की फैक्ट्री बना दे। अगर ये फैक्ट्री मेरी होती तो तुम लोगों को कभी किसी का झूठा बचा हुआ खाना नहीं खाना पड़ता। चलो तुम लोग खाओ, पर ध्यान रखो किसी को पता ना चले, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसी के साथ दिन बीतता है और रात को दोनों भाई एक साथ घर पहुंचते हैं। कुछ देर में सब डिनर करने बैठते हैं, जहां अंकुश अंकुर को समझाने की कोशिश करता है। अंकुर, अगर हमें लाइफ में सब कुछ मिला है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका गलत फायदा उठाओ।
बल्कि तुम्हें उसकी मदद से दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। भैया, जिनके पास नहीं है उनकी वजह मैं तो नहीं ना। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। इसलिए अगर मैं एक इंसान कुछ नहीं करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे भैया बस एक चीज समझाना चाहते हैं कि जिस चीज की हमारे पास कमी नहीं है, उसे बर्बाद करने से अच्छा है कि लोगों के साथ शेयर करें। इससे हम सिर्फ सामान नहीं, खुशियां भी बांटते हैं, और इसमें तुम्हारा ज्यादा कुछ तो जाएगा नहीं। भैया भाभी की बात सुन अंकुर कुछ बोले बिना उठकर चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं, जिसमें अंकुश और प्रियंका कोशिश तो बहुत करते हैं, पर अंकुर पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। एक दोपहर अंकुर सैंडविच खाते हुए सड़क के किनारे चल रहा होता है। तभी उसकी नजर आइसक्रीम वाले पर पड़ती है और वो सैंडविच सड़क किनारे फेंक आइसक्रीम खरीदने पहुंच जाता है। अब इसे कहते हैं जिंदगी का सुख। जैसे ही अंकुर आइसक्रीम लेकर पीछे मुड़ता है तो एक आदमी को सड़क से वही सैंडविच उठाते हुए देखता है। वो आदमी बहुत कमजोर, गरीब, जैसे बहुत दिनों से खाना ना खाया हो वैसा लग रहा था। अंकुर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर आदमी सैंडविच अंकुर की तरफ कर देता है। आपको भी खाना है क्या? क्या हम इसे आधा आधा कर ले? मुझे बहुत भूख लगी है। वो मेरा ही झूठा सैंडविच है। तुम दूसरा खरीद कर क्यों नहीं खा लेते? इसे क्यों खा रहे हो? अरे भैया, अगर खरीदने के पैसे होते तो 4 दिन से भूखा नहीं घूम रहा होता। हैं? क्या तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी इस आधे सैंडविच को मेरे साथ बांटने के लिए तैयार हो गए? क्यों? अरे भैया, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इंसानियत आज भी उतनी महंगी नहीं हुई, और ना ही उस पर अमीर गरीब का टैग लगा है जो हम उसे रख ना सके। पर अफसोस, आजकल लोगों के अंदर पोषण, खून या विटामिन से ज्यादा इंसानियत की कमी होने लगी है। आदमी की बातों से अंकुर को समझ में आ जाता है कि वो आज तक कितना गलत काम करता आ रहा था। इसके बाद से वो अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करने और खाने को बर्बाद करने वाली आदत को छोड़ देता है। फिर गांव आई बहू। हाय रे, वह कल मुही फिर आने वाली है। मैं तो नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। अरे तुम्हारे इकलौते बेटे की बीवी है, बहू है तुम्हारी, कोई बेगाना नहीं कि तुम नहीं चाहती कि वो घर ना आए। अरे उसका घर है ये। हाँ है तो, लेकिन याद है ना, पिछली बार एक ही दिन के लिए आई थी, गांव की शक्ल ही बदल कर चली गई। इस बार न जाने क्या क्या करेगी। कलावती अपनी बहू रमा के गांव आने से परेशान थी। अरे शहर की लड़की है, गांव आकर क्या कमाल करती है देखिए। रमा रेलवे स्टेशन पर। हाय रे, गांव की जमीन पर पैर रखते ही गोबर की बदबू आने लगी है। कैसी बात कर रही हो? इसी महक को सूंघ सूंघ कर तो मैं बड़ा हुआ हूँ। हाँ, तभी तुम्हारे परफ्यूम का खर्चा इतना ज्यादा है। पति को रमा की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब कोई आया है क्या रिसीव करने? कोई क्यों आएगा, मेरा गांव है, गली गली की पहचान है मुझे। चलो आगे से टांगा कर लेते हैं। नो 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 नो, लास्ट टाइम मेरी कमर लचक गई थी, मैं तो पैदल ही ठीक हूँ। भाई मैं तो टांगे पर ही जाऊंगा, वैसे भी शहर में टांगा कहाँ मिलता है। पति टांगा बुलाकर उसमें बैठकर चला जाता है। अरे वाह, हाय रे मेरा बेटा। पर बेटा इतना दुबला क्यों हो गया तू? बेटा बहू नहीं आई क्या? अच्छा ही तो है ना नहीं आई, आती तो बस अपनी शेखी झाड़ती रहती शहर की सारी। मुझसे नहीं होता। अभी आती तो कहती। बस तभी बहू की आवाज जोर से आती है। हाय रे, मेरे पैरों में मज्जी लग गई है। क्यों नहीं सरकार को बोलकर आप लोग सड़कें पक्की करवा लेते हैं? छी 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 छी। कोई तो मेरे पैर में पानी डाल दो। अरे ये कहाँ से आ गई? मैंने तो सोचा था मेरा बेटा अकेला आया है। लेकिन जैसे ही सास की नजर बहू पर पड़ती है तो वो उसके कपड़े देखकर जोर से चिल्लाती है। अरे ये क्या पहन कर आ गई यहाँ?
पता भी है कि कहाँ है वो? अरे कैसी लड़की है बेटा, शहर ही छोड़ देता इसे तो। हाँ हाँ, मुझे भी शौक नहीं है इस मिट्टी में पैर मारने का। अरे जा जाकर साफ हो जा और खाना बना ले। माँ जी, अभी अभी चलिए आ रही हूँ। आज तो खाना आप बना लेती। हाय रे, मैं बना लेती? कहीं की महारानी है क्या तू? जा जाकर काम कर। शहर की होगी अपनी, मेरे गांव में मेरी चलती है। हाँ जा। बहू जाकर नहा धोकर किचन में पैर रखती ही है कि जोर से चिल्लाती है, अरे वो गैस चूल्हा कहाँ गया और सिलेंडर भी नहीं दिख रहा। माँ जी, मेरे पापा ने गैस इसलिए तो दिया था कि मुझे ये मिट्टी वाले चूल्हे में ना खटना पड़े। आपने वो भी हटा दिया क्या? हाँ, क्योंकि गैस का रेट पता है क्या चल रहा है? लकड़ी फ्री की होती है। अरे जा जाकर चूल्हा सुलगाकर खाना बना जल्दी से। अरे जाना, माँ की मदद कर दे आज के लिए। हाँ हाँ, बीवी का गुलाम। सास बहू एक किचन में। सर से पल्ला क्या तेरी नानी आएगी लेने? शादी को 2 साल हो गए लेकिन लड़की बनी घूम रही है, ना बिंदी ना सिंदूर। अरे लगाया तो है सिंदूर, ये देखिए। बहू पल्ला गिराकर सास को सिंदूर दिखाती है। अब मेरे सार श्रृंगार पर चर्चा हो चुकी हो तो चलिए खाना भी बना ले। आप तो सुबह से ठूस रही होंगी, हम लोग तो अभी अभी आए ना सफर करके। उधर बाहर बेटा और पिता आपस में बात कर रहे थे। क्या है पापा, माँ को कुछ तो समझाइए। कैसी रहती है वो मीरा के साथ? अरे अभी तो शादी हुई है, प्रोफेशनल लड़की है, वो काम ना करे तो हम लोगों का घर ना चले। देख बेटा, तू ये सास बहू के बीच में ना बोले तो ही अच्छा होगा। ये ऐसा रिश्ता है कि कुछ भी कर लो मन मुटाव तो बना ही रहेगा। हाँ वो तो है पापा, लेकिन चलिए देखते हैं। शाम को मीरा स्कर्ट पहन कर आती है। हे सासू माँ, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। पास में वो जो मौसी रहती है ना, जो शहर से आई थी अपने पति के इलाज के लिए, उन्होंने घर बुलाया है। कौन वो विमला मौसी? अरे ना ना, उनके घर ना जाना। उनके घर मौसाजी नहीं रहे हैं, 2 हफ्ते पहले ही देहांत हो गया उनका। ऊपर से तू ये फराक पहन कर चली जाएगी। अरे ना बाबा ना। ओहो, फिर तो जाना ही चाहिए। आप भी चलिए ना। ना ना, तेरे जैसे कार्टून के साथ तो मैं कहीं ना जाऊं। बहू मॉडर्न कपड़ों में गांव की मौसी के घर जाती है, जहां सभी घर वाले उसे देखने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? कौन आया है जो सारे ऐसे देख रहा है? माँ, कोई कबूतरी सी लग रही है, देख तो। मौसी के सामने बहू को देखकर वो उसे पकड़कर रोने लगती है। हाय रे बहू, क्या बताए, तेरे मौसा जी नहीं रहे। शहर में तेरे घर पर रहकर मैंने उनका इलाज करवाया, लेकिन मैं बचा नहीं पाई उनको। देखिए मौसी, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब कैसे चलेगा घर? तभी एक सरकारी आदमी उनके घर आता है। ये विमला देवी कौन है? मैं ही हूँ। कौन है, कहाँ से आए हैं आप? मैं आपके पति के दफ्तर से आया हूँ, ये कागज में आपके साइन लेने हैं, जरा जल्दी कर दीजिए। विमला मौसी जैसे ही साइन करने जाती है, बहू रोक लेती है। रुकिए मौसी, कभी भी आंख बंद करके साइन नहीं करना चाहिए। देखिए तो क्या लिखा है पेपर में। अरे बिटिया, हम कहाँ पढ़ना लिखना जानते हैं, जब से ये गए हैं साइन ही तो किए जा रहे हैं। लाइए मैं पढ़कर देखती हूँ कि क्या है। देखिए मैडम, ये इन लोगों के घर का मामला है, आप ना ही बोले तो ठीक है। इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना लिखी है। अरे हम चोर नहीं, सरकारी लोग हैं। जाने दे बहू, कुछ गलत नहीं होगा। अरे पर पेपर पढ़ने में कितना वक्त लगता है, और अगर कुछ गलत नहीं है तो आपको परेशानी क्या है? बहू पेपर छीन कर पढ़ लेती है और फिर, मौसी इस पे साफ साफ लिखा है कि मौसा जी की जो नौकरी थी, जो आपके बड़े बेटे को मिलनी है, उसे आप अपनी खुशी से इस आदमी को देने को तैयार हैं। हाय रे, यह तो अनर्थ हो रहा था। अब ये जाएगा पुलिस के हवाले। पुलिस आदमी को ले जाती है। तब तक घर के बाहर भीड़ लग जाती है। सास, ससुर और पति भी वहां आ जाते हैं। मुझे तो लग रहा है कि बहू शहर से गांव जैसे मेरे लिए ही आई है।
अरे भला हो बच्ची का जो मेरा घर बर्बाद होने से बचा लिया। कमला दीदी, भगवान ऐसी बहू सबको दे। अरे और क्या, इसीलिए तो मैंने पढ़ी लिखी बहू चुनी अपने बेटे के लिए। चूल्हा चौका तो सभी कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ ही लड़की का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। चल बहू, घर चलते हैं, रात के खाने की तैयारी भी तो करनी है ना। बड़ी बहू वर्सेस छोटी बहू। भाई जो अच्छी बहू है वो तो अच्छी ही रहेगी, और जो बुरी, उसका क्या कहना। लेकिन क्या हो कि दोनों ही बुरी हो और बनने की कोशिश करे अच्छी। माँ जी, ये लीजिए आपका चश्मा, और ये रहा तेल। अरे ले आई तो चश्मा, पर तेल किस लिए? कैसी बात कर रही है माँ जी, ये तेल मैंने अपने घर से मंगाया है। वो आपके घुटनों में दर्द रहता है ना, इसलिए मैंने माँ से कह के आपके लिए एक बढ़िया तेल मंगाया है। घुटनों पर लगाते ही आपका दर्द चला जाएगा। है सच्ची? तब तो मुझे एक बार लगाकर देखना ही होगा। माँ जी, आप बोले तो मैं लगा दूं क्या? अरे नहीं नहीं बहू, बाद में लगा लूंगी मैं। माँ जी, अब मैं आ ही गई हूँ तो लाइए ना, मैं मालिश कर देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। वैसे जिठानी जी, ऐसे तेल बहुत मिलते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर तेल असर करता ही है। माँ जी, आप ये छोड़िए और आप इन दवाइयों को खाइए। सोना बहू, ये किस चीज की दवाई है? माँ जी, ये विटामिन्स की दवाई है, ये दर्द कम करने में मदद करेगा। तुम दोनों ऐसा करो, इनको यहीं रख दो और अंदर जाकर काम करो। सोना और मोना अंदर चली जाती है। शाम को, बहू जल्दी से खाना परोस दे, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आज का खाना सब आपकी पसंद का बना है। वाह भाभी, आज क्या मम्मी का बर्थडे है जो आपने सारा खाना मम्मी की पसंद का बनाया है? वैसे लग रहा है कि आप दोनों में कोई कंपटीशन चल रहा है। माँ जी आप ये खाना छोड़िए, ये सब आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इस खाने में बहुत तेल और मीठा है जो आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। आप ये खाइए, ये एकदम हेल्दी है। ये क्या है मोना बहू? माँ जी, ये हरी सब्जी, रोटी और सलाद है जो आपके लिए एकदम ठीक और अच्छा है। भाभी, जरा हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए, घर में माँ के अलावा और लोग भी है। यहाँ कोई बेस्ट बहू का कंपटीशन नहीं चल रहा जो आप लोग माँ को इम्प्रेस कर रहे हो। ये आपको कैसे पता? मतलब नाना जी, ये आप क्या बोल रही हैं? हम ये सब माँ जी को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, और ना ही उनकी नज़रों में उठने के लिए। हम तो ये सिर्फ हमारी प्यारी सी सासू माँ के लिए कर रहे हैं, उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं। बड़ी आई, इनका तो पता नहीं, लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि माँ जी जैसी भी रहे, खुश और तंदुरुस्त रहे। आप दोनों को देखकर तो ऐसा लगता नहीं। ये सब छोड़िए, मेरे लिए भी खाना परोस दीजिए। हाँ हाँ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद सीढ़ियों से गिरने की वजह से सास के पैर में मोच आ जाती है। कैसी है माँ जी? क्या कहा डॉक्टर ने? माँ जी को ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हमें माँ जी की चिंता हो रही है। भाभी, अगर इतनी ही चिंता हो रही थी तो आप माँ को देखने, उनका ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? अब वो मुझे लगा तुम और देवर जी और ये हॉस्पिटल में है तो घर का ख्याल रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। और वैसे भी मैं घर की बड़ी बहू हूँ, सोना तो इतना ज्यादा जानती भी नहीं है घर की चीजों के बारे में। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। डॉक्टर ने माँ को कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट करने के लिए बोला है, और ये माँ की दवाइयाँ हैं, टाइम पर देने को कहा है। लाओ, माँ को दवाई टाइम से देना भूलना नहीं। और हाँ, रोज रात को हम में से किसी एक को माँ के साथ रुकना होगा। अरे लेकिन वो क्यों? माँ को रात को प्यास लगी या वॉशरूम जाना होगा तो? हाँ, ये तुम सही बोल रही हो, लेकिन मुझे तो माफ कर दो, मैं नहीं रुक पाऊंगी।
तुम तो जानती ही हो मुझे अपने बेड के सिवा कहीं और नींद ही नहीं आती। अब मैं क्या कह रही थी कि तुम ही रात को माँ जी के साथ सो जाओ ना। तुम्हारी माँ है, तुम्हारे सिवा उनको कोई अच्छे से कैसे समझ सकता है, और तुम उनके साथ रहोगी तो उनकी ज़रूरतों का ख्याल अच्छे से रख पाओगी ना। वो तो मैं रुकी जाती, लेकिन बस मैंने पूछा क्योंकि सारा दिन मैं ही तो थी, सोचा रात को आराम कर लूं। पर कोई बात नहीं, ठीक है, मैं माँ के साथ रुकूंगी। अच्छा हुआ मैंने इसे रुकने के लिए बोल दिया। रात को कौन अपनी नींद बर्बाद करे। घर पर 2-4 मिनट के लिए शो ऑफ तो फिर भी कर लेती हूँ, लेकिन रात भर अस्पताल में ना जी ना। सही कहा, ऊपर से सुबह भी इतनी जल्दी उठना पड़ता है। चलो अब सो जाते हैं, अपनी माँ का ख्याल खुद को ही तो रखना होता है। कुछ दिनों बाद जब सास पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अच्छा हुआ माँ जी अब जल्दी ठीक हो गई। आप नहीं जानती मैं कितनी परेशान थी। सारा सारा दिन भगवान के सामने जाप करती रहती थी आपके लिए। परेशान क्यों? तुम तो मुझे एक बार ठीक से देखना तो दूर, पूछने के लिए तक नहीं आई। परेशान कैसे हुई? आप ये क्या बोल रही हैं? आप नहीं जानती मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। माँ जी आप सही कह रही हैं, इसको आपकी चिंता होती तो ये आपको देखने आती, पर ये आपको देखने नहीं आई। असली चिंता तो मुझे हो रही थी आपकी। माँ आपको यूं ठीक होता देख मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। मोना भाभी, आप माँ को देखने आ भी गई तो आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। आप बस आती थी, माँ का हालचाल पूछती थी और फिर चलते बनती थी। इसके अलावा आपने और कुछ किया क्या? वैसे तो मैं जब तक ठीक थी मुझे तुम दोनों की ज्यादा जरूरत नहीं थी, तो तुम दोनों मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती थी। लेकिन जब मुझे तुम दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तुम दोनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। बहू ये दिखावा नहीं तो और क्या है। हाँ माँ, आप एकदम ठीक बोल रही हैं। ये बस आपको हम सबको दिखाने के लिए अच्छी बहू का नाटक करती थी। नहीं नहीं माँ जी। अरे बिल्कुल नहीं माँ जी, मुझे सच में आपकी चिंता थी। बहू अगर चिंता होती तो मेरे बुरे समय में तुम दोनों कहाँ थे? ये कैसी चिंता है जो बुरा समय आने पर दिखता ही नहीं है? बहू मैं चाहती हूँ कि तुम लोग दिखावे के लिए मेरी चिंता मत करो, करनी है तो सच्ची में करो। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और तुम लोगों को भी। सोना और मोना को अपने किए पर पछतावा होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती हैं। नौकरानी बनी सिंगर। गगनपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में संगीता नाम की एक बहुत ही गरीब लड़की अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। संगीता बहुत ही मेहनती और गुणी लड़की थी। इसके अलावा उसमें एक और खासियत थी और वो थी संगीता की आवाज। संगीता को बचपन से ही गाने का शौक था। संगीता मंदिरों में भजन कीर्तन किया करती और उसकी माँ शारदा लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती। पर कुछ दिनों से शारदा की तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से संगीता को लोगों के घरों में काम करने के लिए जाना पड़ता था। एक दिन संगीता की माँ शारदा कहती है, हे भगवान, न जाने हमारे कैसे दिन आ गए हैं। एक तो ये गरीबी, ऊपर से मैं बीमार पड़ी हूँ और इस वजह से मेरी प्यारी सी बिटिया को नौकरानी बनना पड़ गया है। न जाने कौन सी बीमारी लग गई है मुझे जो पीछा ही नहीं छोड़ रही। अरे माँ, तू भी ना जब से बीमार हुई है तब से न जाने क्या क्या बकती रहती है। और माँ तू चिंता क्यों करती है? वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। और क्या हुआ, आज मैं नौकरानी हूँ तो कल क्या पता मेरी किस्मत का ताला खुल जाए और मैं नौकरानी से महारानी बन जाऊँ। अरे ओ रानी महारानी, अब जल्दी से काम पर जा, नहीं तो मालकिन तुझे नौकरानी के काम से भी बाहर निकाल देंगी। अरे बाप रे। अच्छा तो माँ मैं चलती हूँ, तो टाइम से दवाई खा लेना और अपना ध्यान रखना। और हाँ, मुझे शाम को मंदिर भजन गाने भी जाना है, तो मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा, अब जा जल्दी से काम पर।
संगीता काम करने के लिए मालकिन के घर जाती है कि तभी मालकिन संगीता से कहती है, अरे ओ महारानी, आप आई हो काम करने? टाइम देखा क्या हुआ है? एक तो तेरी माँ बीमार पड़ी है, अरे एक वो थी जो रोज टाइम से पहले ही काम करने आ जाया करती थी, और एक तू है जो रोज लेट आती है। मालकिन मुझे माफ कर देना, पर पक्का मैं कल से रोज टाइम पर आऊंगी। अरे क्या पक्का? कल भी तो तूने यही कहा था ना। चल अब जल्दी से काम पर लग जा, मुझे शाम को मंदिर भी जाना है, इसलिए जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर काम खत्म कर। फिर संगीता जल्दी जल्दी काम खत्म करके मंदिर चली जाती है और अपनी मधुर आवाज में भजन गाने लगती है। संगीता की आवाज सुनकर वहां बैठी सभी औरतों को बहुत ही आनंद और सुकून मिलता है। वहां बैठी सभी औरतें संगीता की आवाज और उसके गाए हुए भजन की बहुत तारीफ करती हैं। संगीता घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ पता है, आज मंदिर में मेरे भजन की बहुत तारीफ हुई, और तो और सब औरतें मेरी आवाज की बहुत प्रशंसा भी कर रही थी। मेरी बेटी गायिका बनना चाहती है और देखो मैंने उसे नौकरानी बना दिया। हाय रे किस्मत। माँ तो फिर शुरू हो गई। और सिंगर बनना कोई मजाक बात थोड़ी ना है कि जिसकी आवाज अच्छी है वो सिंगर बन जाए। सिंगर बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है माँ, तू नहीं समझेगी। घर पर मालकिन अपनी बेटी रिया से कहती है, अरे रिया बेटा, आज तो मंदिर में आनंद ही आ गया। एक लड़की इतना मीठा गाती है कि क्या बताऊं। न जाने कौन लड़की है जो इतना मधुर और मीठा भजन गाती है। मैं तो ठीक से शक्ल भी नहीं देख पाई उसकी। तू मेरी बात भी सुन रही है या बस फोन में लगी हुई है? अरे हर टाइम फोन में लगे रहना अच्छा नहीं होता। मैं तो कहती हूँ कल से तू भी मेरे साथ मंदिर चलना, कुछ तो तेरा फोन से पीछा छूटेगा। फिर अगले दिन संगीता मालकिन के घर काम कर रही होती है। तभी मालकिन संगीता से कहती है, ओ महारानी, आज शाम को रिया और मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, तो जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर। संगीता मन ही मन खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा हुआ मालकिन को बाहर जाना है, अब मैं भी शाम को मंदिर में भजन गाने जा पाऊंगी। फिर संगीता जल्दी से काम खत्म करके मंदिर चली जाती है। कुछ देर बाद मालकिन और रिया भी मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर पहुंचकर वे दोनों औरतों के बीच बैठकर भजन सुनने लगते हैं। तभी रिया खड़े होकर देखती है कि भजन गाने वाली और कोई नहीं, संगीता है। रिया अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ये भजन गाने वाली वो संगीता है। सच में माँ, ये तो बहुत ही मीठा गाती है। ये कहकर रिया संगीता का भजन गाते हुए वीडियो बनाने लगती है। अच्छा, तो ये नौकरानी रोज मंदिर में भजन गाने आती है, और रिया तू क्या उस नौकरानी का वीडियो बना रही है? अगले दिन संगीता मालकिन के घर काम कर रही होती है कि तभी वहाँ रिया आ जाती है और संगीता से कहती है, अरे संगीता, तू तो बहुत अच्छा गाती है। कल माँ और मैं दोनों मंदिर गए थे, बस वहीं तुम्हें भजन गाते हुए सुना। सच में तेरी आवाज में तो जादू है। सच में रिया दीदी, आपको मेरा गाना पसंद आया? पता है रिया दीदी, मेरा बचपन से ही सिंगर बनने का सपना रहा है, पर कुछ हालातों ने मुझे नौकरानी बना दिया। संगीता की बात सुनकर वहाँ मालकिन आ जाती है और उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगती है। देखो तो जरा एक नौकरानी सिंगर बनने की बात कर रही है। अरे तू झाड़ू पोछा ही ठीक से कर ले, वही बहुत है। आई बड़ी सिंगर बनने वाली। अरे 4 भजन क्या बढ़िया गा लिए, ये तो अपने आप को सिंगर समझने लगी। माँ, ये आप क्या बोल रही हो? और नौकरानी सिंगर क्यों नहीं बन सकती? कल ही तो आप संगीता के भजन की बहुत तारीफ कर रही थी। अरे मैं तो एक बात बताना ही भूल गई। अब क्या भूल गई तू? रिया अपने फोन में एक वीडियो ऑन करती है और कहती है, ये देखो माँ, संगीता तुम भी देखो, ये तुम्हारा ही वीडियो है जो कल मैंने मंदिर में बनाया था और इसे फेसबुक पर डाल दिया। सिर्फ फेसबुक पर ही नहीं, बल्कि ये वीडियो मैंने सभी को व्हाट्सएप पर भी सेंड कर दिया, और तो और यूट्यूब पर भी ये वीडियो डाल दिया। जरा देखो, तुम्हारा ये वीडियो सभी को बहुत पसंद आया है, और यहाँ देखो कितने लाइक्स मिले हैं तुम्हारे इस वीडियो को। संगीता, तुम तो रातों रात फेमस हो गई हो। क्यों माँ, आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? संगीता की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो रिया से कहती है, रिया दीदी, ये सब आपने किया, वो भी एक नौकरानी के लिए? क्यों रे संगीता, नौकर लोग क्या इंसान नहीं होते?
और अब मैं तेरा एक वीडियो और बनाऊंगी, पर इस बार तू भजन नहीं, कोई रोमांटिक गाना गाना, ठीक है? फिर रिया संगीता का गाते हुए एक और वीडियो बनाकर फेसबुक और यूट्यूब पर डाल देती है। संगीता का गाने वाला वीडियो लोगों को बहुत पसंद आता है। देखते ही देखते वीडियो फेमस हो जाता है कि तभी एक दिन रिया को एक फोन आता है। फोन सुनकर रिया बहुत खुश होती है। रिया तुरंत संगीता और माँ को आवाज लगाती है। संगीता रिया की आवाज सुनकर काम छोड़कर रिया के पास आती है। अरे संगीता, तेरी तो किस्मत चमक उठी। अरे कुछ बताएगी भी कि हुआ क्या है, या बस ऐसे ही दांत दिखाती रहेगी? अरे माँ, मुझे अभी मोहन कुमार जी, जो कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, उनका फोन आया और उन्हें हमारी संगीता का गाने वाला वीडियो बहुत पसंद आया है। वो अपनी मूवी में संगीता से गाना गवाना चाहते हैं। अब तो संगीता भी सिंगर बन गई माँ। संगीता रिया की बात सुनकर बहुत खुश होती है और फिर कुछ दिनों बाद रिया संगीता को डायरेक्टर के पास गाना गाने के लिए ले जाती है। कुछ ही दिनों में संगीता का गाना टीवी पर, फोन पर, हर जगह आने लगता है। अब संगीता एक सिंगर बन गई थी। संगीता को सिंगर बने देख संगीता की माँ बहुत खुश होती है। संगीता मालकिन के घर मिठाई लेकर जाती है। संगीता, तुम हमारे लिए मिठाई लेकर आई हो और मैंने न जाने तुम्हें क्या क्या बोला। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलो अच्छा है, माँ की आंखें तो खुली कि नौकरानी भी सच्ची लगन और अपने हुनर से सिंगर बन सकती है। फिर सभी संगीता के सिंगर बनने की खुशी में मिठाई खाते हैं।